उदयपुर से निजामाबाद के रास्ते में एक बहुत पुरानी हवेली आती है। ना जाने कितने साल पुरानी है ये हवेली, लेकिन आज भी किसी नई दुल्हन की तरह दिखती है। लेकिन इस हवेली के पीछे छिपा है एक राज। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि ये हवेली भूतिया है, क्योंकि हर रात उस हवेली से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। फिर किसी औरत के चीखने की आवाज आती है, कभी औरत के पायल की आवाज आती है, तो कभी ऐसा लगता है कि आधी रात के बाद कोई औरत छत पर घूम रही है, जिसने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठा रखा है। उस औरत के बाल खुले हुए हैं, जो हवा चलने पर उड़ने लगते हैं। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना होता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भी उस हवेली की तरफ गया, वो कभी वापस लौटा ही नहीं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि उस हवेली की तरफ मत जाया करो, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते। मुखिया जी, मैंने शंभू को बोला था वहाँ नहीं जाने, लेकिन वो तो शहर में रहता है, भूत प्रेतों की बातों को नहीं मानता। हमने उसे रोका तो उसने हमारा मजाक बनाया और हवेली की ओर चला गया। अब मौत को कोई जानबूझकर दावत दे तो फिर क्या कहना। शंभू कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद राघवेंद्र, रजत, दामिनी, ऋचा उदयपुर में छुट्टियां बिताकर वापस अपनी कार से उसी रास्ते से लौट रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। ये चारों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और फिर संयोग ऐसा रहा कि स्कूल की जान पहचान कॉलेज तक आते आते प्यार में बदल गई। फिर राघवेंद्र ने दामिनी से और ऋचा ने रजत से शादी कर ली। जानते हो, मेरे दिमाग में अब तक उदयपुर की वादियाँ ही घूम रही है। तो फिर वापस चले क्या? काश जा पाते, लेकिन हम सब फिर से आएंगे जरूर। क्यों राघवेंद्र? नेकी और पूछ पूछ, दामिनी भी कुछ देर पहले यही कह रही थी। वो ये सब बातें करते हुए जा ही रहे थे कि एक काली बिल्ली ने बिल्कुल उस हवेली के आगे उनका रास्ता काट दिया। गाड़ी स्पीड में थी, इसलिए रजत ने जब गाड़ी रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाया तो सभी को थोड़ा सा झटका सा लगा। अरे क्या हो गया? कोई दिख गया क्या तुम्हें? अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया था यार, इसलिए गाड़ी रोक दी। लो जी, अब तेरी बिल्ली भी चली गई, अब हम लोग भी चले। राघवेंद्र की बात पर सभी हंसने लगे। रजत छींप गया। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो स्टार्ट हुई ही नहीं। यार ये गाड़ी को क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इतनी रात को मैकेनिक कहाँ मिलेगा? यार ये सामने किनकी हवेली दिख रही है? मेरी तो नहीं है। वो तो पता है। चलो ना फिर हम उनसे कोई मदद मांगे, या कम से कम आज रात को यहाँ रुकने का जुगाड़ हो जाए। वे सभी पैदल ही सामने की हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के बड़े से गेट पर पहुंचे, एक वॉचमैन ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने को कहा। वो सभी उस वॉचमैन को घूरते हुए अंदर गए। यार उस वॉचमैन को देखा? उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि ऋचा की चिल्लाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने देखा कि वही वॉचमैन ऋचा के बाल पकड़कर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जा रहा है। ऋचा जोर जोर से चीख रही है, वॉचमैन छोड़ छोड़ मेरी पत्नी को। लेकिन वो वॉचमैन बिना उसकी बात सुने ऋचा को खींचते हुए ले जा रहा था। उसके पीछे पीछे सभी हवेली में दाखिल हुए, लेकिन वो दोनों अंदर जाते ही गायब हो गए। अंदर से वो हवेली बिल्कुल अजीब लग रही थी। हर ओर मकड़ी के जाले ही जाले दिख रहे थे। अंदर आते ही उन्हें किसी औरत के लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगी। आजा री निंदिया, निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानिया जा। आजा री निंदिया, निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानिया जा। उन्हें औरत की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। तभी फिर से ऋचा के चीखने की आवाज आई। सभी इधर उधर देखने लगे, लेकिन ऋचा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रजत की नजर अचानक ऊपर गई। उसने देखा कि ऋचा हवेली के बड़े से झूमर से लटकी हुई है। रजत, मुझे बचा लो रजत, वो मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से निकालो। वो सभी कुछ समझ पाते उसके पहले ही ऋचा का हाथ झूमर से छूट गया। वो नीचे गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा और उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सभी उसके पास दौड़ कर पहुंचे। रजत ऋचा से लिपट कर रोने लगा, लेकिन अचानक ऋचा की बॉडी वहां से गायब हो गई। अरे ऋचा की बॉडी कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। राघवेंद्र, मुझे इस हवेली में कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी काली साड़ी पहने एक औरत दूसरे कमरे से निकल कर आई। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल थी, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था।
उसे देख सभी डर गए। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। तुम लोगों ने मेरी बेटी की नींद खराब कर दी। कितनी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। आप कौन है? हमें जाने दीजिए। फिर से तुम लोग आ गए। सुमेर सिंह ने भेजा है ना तुम्हें? जाकर उससे कह दो ये हवेली मेरी है, मेरी। ये कहकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। उन तीनों को बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो उसके पीछे पीछे छत तक गईं। उन्होंने देखा कि छत पर एक छोटा सा पालना है। उसने अपनी बच्ची को उसी में सुला दिया। छुटकी, तू चिंता मत कर, तेरी माँ है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे वो तीनों दिखाई दिए। उन्हें देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने रजत को उसके बालों से पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। पल में उसका शरीर सजीव से निर्जीव में बदल गया। ये हवेली मेरी है। कितनी बार मना किया तुम लोगों को यहाँ मत आया करो, हमें परेशान मत किया करो, लेकिन तुम लोग खुद ही मरने के लिए आ जाते हो। ये कहकर वो औरत राघवेंद्र और दामिनी की ओर झपटी। वे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन नीचे जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि रजत और ऋचा तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। तुम लोग जिंदा हो, लेकिन तुम तो जिंदा है मतलब हमें क्या हुआ है? अचानक ऋचा और रजत जोर जोर से रोने लगे। उनकी गर्दन चारों ओर घूमने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे और वो जमीन पर रेंगने लगे। ये सब देखकर दामिनी की चीख निकल गई। राघवेंद्र, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। राघवेंद्र भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो तो भाग ही नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लगता है किसी ने उसके पैरों को बांध दिया है। दामिनी, मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। राघवेंद्र की बात सुनकर दामिनी उसके पैरों की ओर देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। जमीन पर रेंगने वाले लाखों कीड़ों ने उसके पैरों को पकड़ रखा है। उसके पैरों से लगातार खून बह रहा है। तभी वो औरत नीचे आती है और जमीन पर पड़े उन खून के बूंदों को चाटने लगती है। मैंने कहा ना, कोई यहाँ से वापस नहीं जा सकता। देखिए मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बिगाड़ा है? तुम लोग सुमेर सिंह के आदमी हो ना, जिसने इस हवेली के लालच में मेरे पति को मार दिया, फिर मुझे और मेरी बेटी को भी जला दिया जब हम सो रहे थे। ये हमारी हवेली है, हमारा घर है ये, यहाँ कोई नहीं आ सकता। देखिए, मैं किसी सुमेर सिंह को नहीं जानती, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस औरत ने उसकी एक नहीं सुनी और राघवेंद्र का सीना अपने नाखूनों से फाड़ दिया। ये देखकर दामिनी डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो हवेली के बाहर भागने लगी। भागते भागते वो अपनी कार के पास पहुंची, उसका दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। मुझे यहाँ से निकलना होगा, किसी भी तरह निकलना होगा। वो ये बोल ही रही थी कि कार के अंदर रोशनी होती है। वो देखती है कि राघवेंद्र, ऋचा और रजत कार में बैठे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके हो ना? तुम कहाँ चली गई थी दामिनी? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। दामिनी उन्हें घूर कर देख ही रही थी कि वो सब वहां से गायब हो गए। उसकी कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। अरे ये कार कैसे स्टार्ट हो गई? तभी उसे ड्राइविंग सीट पर वही औरत दिखाई देती है। उसकी गर्दन अचानक से पूरी तरह पीछे घूम जाती है। दामिनी कार का दरवाजा खोलकर फिर से भागने लगती है। बहुत देर भागने के बाद वो एक जगह रुक जाती है और हांफते हांफते खुद से कहती है, लगता है मैं उस हवेली से बहुत दूर निकल आई हूँ। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उसी हवेली के अंदर थी। वो औरत उसे भी मार देती है। फिर वो सीढ़ियों से छत की ओर जाती है, अपने बच्चे को गोद में उठाती है और फिर से लोरी गाने लगती है। आजारी निंदिया निंदिया रानी आजा, छुटकी को सुलाने निंदिया रानी आजा, आजा रे निंदिया निंदिया रानी आजा।
गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना शिवजी का मंदिर है। लोग वहां जाने के लिए अक्सर डरते हैं। इसकी वजह यह है कि गांव के लोगों ने वहां किसी चुड़ैल को देखा है। हर अमावस के दिन तो वहां मंदिर वाली चुड़ैल शिव को दिया भी जलाती है। चुड़ैल और शिव की भक्त, आप चौंक गए ना? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि अभी शिव के मंदिर में क्या हो रहा है। अमावस की शाम है। दो लड़के रॉकी और नंदन शिवजी के मंदिर के पास गेंद खेल रहे हैं। ए फेंक मेरे पास, जल्दी फेंक। ए चल 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 मेरे पास दे। बहुत मजा आ रहा है ना, चल अब मेरे पास फेंक। शिवजी के मंदिर में चुड़ैल बैठी है और वो बाहर के बच्चों की आवाज सुनकर हंसती है। भगवान शिवजी का पिंड अब मंदिर से गायब है। वो मंदिर के अंदर चारों तरफ देख रही है। रॉकी और नंदन तो अपनी ही धुन में खेल रहे हैं, पर उन्हें क्या पता कि हम जिस मंदिर के पास खेल रहे हैं उस मंदिर में चुड़ैल बैठी है। काश आदमी को आगे होने वाली घटनाओं का पता चल पाता तो वो कितना सतर्क हो जाता। भगवान ने हमें आगे देखने के लिए दो आंख तो दी है, पर हम आगे देख नहीं सकते। बॉल खेलते खेलते गलती से रॉकी का फेंका हुआ बॉल शिवजी के मंदिर में चला जाता है। कैसे खेल रहा है, ठीक से फेंकना। अरे गलती से चला गया यार, जाके ले आ। अपना क्या तय हुआ था, तूने फेंका तू ही लाएगा। यार तू बहुत आलसी है। आलसी तू है, इसलिए तो तू मुझे बोल रहा है। ठीक है मैं लाता हूं। रॉकी शिवजी के मंदिर में जा रहा है। रॉकी मंदिर में आता है और अपना बॉल ढूंढने लगता है, पर उसे किधर भी बॉल नहीं मिलती है। फिर रॉकी मंदिर के अंदर एक रूम में जाता है। रॉकी को आता देखकर वो चुड़ैल उसके पास आया हुआ बॉल अपने हाथ में पकड़ लेती है। तभी वहां रॉकी आता है। चुड़ैल और रॉकी एक दूसरे को देखते हैं। रॉकी चुड़ैल को देखकर डरकर जोर से चिल्लाता है और बाहर भागता हुआ आता है। अरे क्या हुआ, इतना क्यों डर गया? अंदर 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 कोई है। कौन है अंदर? रॉकी अपनी पूरी बात भी ठीक से नहीं बता पाता है और डर के मारे रॉकी बेहोश हो जाता है। रॉकी, ए रॉकी उठना रॉकी। तभी मंदिर के अंदर से चुड़ैल बाहर आती है। नंदन उसकी तरफ देखता है और वो भी चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। नंदन को भागता देखकर चुड़ैल रॉकी के पास आती है और उसकी नाड़ी देखती है और वो समझ जाती है कि रॉकी मर गया है। अब चुड़ैल अजीब तरीके से हिलने लगती है। रॉकी की मौत के बाद तो कुछ महीने तक कोई भी शिवजी के मंदिर के आसपास भी नहीं आता है। मंदिर होकर भी हमेशा सुनसान पड़ा रहता है। पर एक दिन फिर से कुछ अनहोनी होनी ही थी। दूसरे किसी गांव की एक औरत अपने 8 साल के लड़के मोनू के साथ उसी शिवजी के मंदिर के पास से गुजर रही है। माँ मुझे भूख लगी है। उस औरत की नजर शिवजी के मंदिर पे पड़ती है। ठीक है बेटा, इधर मंदिर में बैठकर हम खाना खा लेंगे। मोनू और उसकी माँ शिवजी के मंदिर के पास जा रहे हैं। इत्तेफाक से आज भी अमावस है। बिल्कुल डरावना माहौल है। मोनू की माँ मोनू के साथ शिवजी के मंदिर के अंदर जाती है। अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई औरत धीरे से किसी से बात कर रही है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसी आवाज आ रही है? भगवान के मंदिर में कैसा डर बेटा? भगवान शिव तो सबका डर मिटाने वाले होते हैं। ठीक है, खाना निकाल जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तूने वैसे भी मुझे इतना चलाया है, पता नहीं और कितना दूर है मौसी का गांव। और थोड़ी देर, हम अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। अंधेरा होने से पहले? पता नहीं अंधेरा कब होगा। मौसी के गांव पहुंचने से पहले। पर गांव कब पहुंचेंगे? अंधेरा होने से पहले। चल बस हो गई अब गोल गोल बातें। तो शुरू कर खाना, मैं मंदिर में कहीं पानी देख कर आती हूँ। मंदिर में पानी नहीं है, शायद कोई यहाँ आता नहीं है। तू इधर ही रुक, मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ। अपने मासूम मोनू को चुड़ैल के मंदिर में अकेला छोड़कर मोनू की माँ पानी ढूंढने चली जाती है। मोनू खाना खा रहा है। खाना खाते खाते उसकी नजर मंदिर में पड़े एक बॉल पे जाती है। ये वही बॉल है जिससे नंदन और रॉकी खेल रहे थे। मोनू अपना खाना बीच में ही छोड़कर उस बॉल की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो बॉल को छूने लगता है, वो बॉल उसके पास से दूर होने लगती है। मोनू को यह सब अजीब लगता है, फिर भी मोनू कोशिश करते रहता है।
पर वो बॉल मोनू के हाथ नहीं आती। तभी वहां मंदिर वाली चुड़ैल आती है। ये गेंद तुम्हारी नहीं है, वो बच्चा अपनी गेंद लेने फिर आएगा, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। चुड़ैल को देखकर मोनू डर जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। नाम क्या है तुम्हारा? इधर आ जाओ। चुड़ैल मोनू के पास आ रही है। उस चुड़ैल को अपने पास आता देखकर मोनू डरकर बाहर भाग जाता है और बाहर बेहोश होकर गिर जाता है। चुड़ैल बाहर आती है, वो मोनू की नाड़ी देखती है। मोनू मर गया है। अभी भी चुड़ैल अजीब तरीके से हिल रही है, उसका ये हिलना डरावना है। तभी वहां पानी लेकर मोनू की मां आती है और मोनू के सामने चुड़ैल की अजीब हरकत देखकर उसके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है। चुड़ैल मोनू की मां को देखती है, तब मोनू की मां भी डरती है और वो भी डर के मारे मर जाती है। अब चुड़ैल को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो भगवान शिव के जैसा तांडव करने लगती है। हमने जैसे पहले कहा था कि ये मंदिर वाली चुड़ैल शिव की भक्त है। चुड़ैल और शिव की भक्त, ये बात आग और पानी साथ साथ में रहने जैसा है। परम भक्ति की ये कहानी चुड़ैल की चुड़ैल बनने के पहले से बतानी पड़ेगी, तब शायद हमें इस कहानी का राज समझ में आए। रागिनी भगवान शिव के मंदिर में शिव जी की पूजा कर रही है। कड़ी धूप हो या बारिश, रागिनी रोज मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए आती थी। अपनी पूरी जिंदगी में रागिनी ने एक भी दिन मिस नहीं किया। रागिनी जब भी मंदिर में आती थी, भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करती थी। देवों के देव, हे महादेव, मैंने जिंदगी भर आपकी भक्ति की, आपकी पूजा की। अब ये आदत मेरा भाग्य बन गया है। भक्ति के इसी सहारे से मैंने पूरी जिंदगी बिता दी है। बस आपसे एक ही विनती है कि आपकी भक्ति का ये सहारा कभी ना छूटे। रागिनी मंदिर आती है। आज रागिनी बहुत थकी थकी सी है, पर रागिनी की उम्र भी काफी हो गई है। पूजा के बाद रागिनी ने शिवजी के सामने अपना हाथ जोड़ा है। हे देवों के देव महादेव, ढलती उम्र के साथ रोज मुझे एक चिंता सता रही है, आपकी भक्ति से टूटने की चिंता, मेरे भाग्य से बिछड़ने की चिंता। आपकी भक्ति के बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अब अचानक एक दिन मौत आकर मुझे आपसे दूर कर देगी। भगवान, मैं मेरे मरने के बाद आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा है, अब बस एक ही चीज मांगती हूँ, मुझे मरने के बाद भी आपकी भक्ति करने का मौका दे दीजिए। रागिनी रोते हुए अपनी प्रार्थना कर रही है। तभी मंदिर में से एक आवाज आती है। वो आवाज शिव जी की है। रागिनी इधर उधर देखने लगती। कौन? शिव जी के हंसने की आवाज आती। और कौन हो सकता है? आपने जिसे पुकारा वही हूं मैं। शिव जी? भगवान शिव जी? सही पहचाना रागिनी। पर मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? परमात्मा के दर्शन आत्मा का परमात्मा में मिलन होने के बाद ही होता है। आखिर आपके शरीर की भी कुछ मर्यादा है। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे दर्शन, भले ही मेरे इस शरीर की मर्यादा हो, पर इसी शरीर से मैं आपकी भक्ति कर सकी। अब मुझे इस शरीर के बाद भी आपकी भक्ति करने का मौका मिले, बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे मेरी। मैं अपने भक्त की किसी इच्छा को ना नहीं कर सकता, पर तुम्हारी इस इच्छा में एक व्यत्यय है। कौन सा? जब कोई भी जीव अपना शरीर छोड़ने के बाद अगर भूत प्रेत के योनि में चला जाता है और उसने कभी गलती से भी मेरी प्रतिमा देख ली, तो तुरंत ही उसकी मुक्ति हो जाती है। तुम भूत योनि में रहकर मेरी पूजा कर सकती हो, पर मेरे बगैर। ये कैसा वरदान हुआ? आपकी प्रतिमा के बगैर मैं कैसे पूजा कर पाऊंगी? पूरे भक्ति भाव से की हुई हर चीज मेरे पास पहुंचती है। हर अमावस को आप सिर्फ मेरे नाम का दिया जलाओ, आपकी भक्ति मुझ तक आ जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्य भागी हूँ आपकी। अब मुझे बिल्कुल मरने का डर नहीं है।
कुछ ही दिन के बाद भगवान शिव की पूजा करते करते रागिनी अपने शरीर से आत्मा का त्याग करती है और तुरंत चुड़ैल के रूप में फिर से जिंदा हो जाती है। और तभी से हर अमावस को मंदिर वाली ये चुड़ैल भगवान शिव जी को दिया जलाती है। मंदिर वाली वो चुड़ैल अभी भी तांडव कर रही है। उसके सामने ही मोनू और उसकी माँ का मृत शरीर पड़ा है। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही है, हे देवों के देव महादेव, कैसा वरदान मांगा है मैंने आपसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मरने के बाद भी आपकी भक्ति करने का वरदान मांगा था, पर अब ये वरदान ही श्राप बन गया है। मैंने कभी एक चींटी तक नहीं मारी थी, पर अब मेरी वजह से मुझे डरकर ही लोग मर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है मुझसे। मेरे हाथों से घोर पाप हो रहा है। हे देवों के देव महादेव, प्रकट हो जाओ और मुझे नरक में डाल दो। तभी अचानक से भगवान शिव जी की आवाज आती है, नहीं रागिनी, कोई कभी मरता नहीं है और ना ही कोई किसी को मार सकता है। तू जिन्हें मारने का पातक अपने नाम ले रही है, उनमें से कोई भी मरा नहीं है। देख, सब अपनी अपनी जगह है। रागिनी मोनू और उसकी मां की लाश को देखती है। तब दोनों भी खड़े होकर रागिनी चुड़ैल को देख रहे हैं। रागिनी को देखकर फिर वो भाग जाते हैं। और वो बच्चा गेंद खेलता हुआ। चुड़ैल आंख बंद करके देखती है तो उसे नंदन और रॉकी साथ खेलते हुए दिखते हैं। रागिनी, देखो, तुम मेरी परम भक्त हो और मेरी परम भक्त को कोई चुड़ैल कहे ये मैं देख नहीं सकता। तुमने मेरी भक्ति से इतना पुण्य अर्जित किया है कि तुम्हें यहाँ इस हालत में रखना हमें शोभा नहीं देता। और देवलोक में भी सभी देव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी भक्ति के बिना मेरे सामने देवलोक भी फीका है। मुझे नहीं चाहिए कोई देवलोक। पर तुम्हें मैं यहाँ नहीं रख सकता। ठीक है, मुझे फिर से नया मनुष्य जन्म दे दीजिए और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति का अवसर हो, बाकी कुछ नहीं। तथास्तु कहने से पहले मुझे कुछ पूछना है। आखिर तुम्हें मेरी भक्ति से क्या मिलता है? भक्ति महसूस की जाने वाली चीज है, बताने वाली नहीं। इसके लिए पहले आपको भक्त बनना होगा। जरूर, मैं भी कभी इस पृथ्वी लोक पर भक्त बनकर जन्म लूंगा। तथास्तु रागिनी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। दिसंबर की ठिठुरती सर्दियों का समय था। रात के 12:30 बज रहे थे। सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसे में अपने कमरे में अकेले बैठे संदीप की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे उसका नाम लेकर पुकार रहा है। कौन है? कौन है? यार, तेरी बहुत याद आती है। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आते? क्या संदीप, इतनी जल्दी भूल गया मुझे? ऐसा मत कर यार। अजय, अजय तू यार कहाँ है? कहाँ है तू? मुझे दिखता क्यों नहीं? आ जाना, जल्दी से आ जा यार। संदीप ये बोल ही रहा था कि उसके हाथ पर ऊपर से लिक्विड सा कुछ गिरा। जैसे ही संदीप की नजर अपने हाथों पर गई, वो चौंक गया। उसने तुरंत ऊपर की ओर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका दोस्त अजय दीवार पर चिपका हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और वो रोए जा रहा था। अजय, अजय मेरे यार, तेरी ये हालत किसने की? लेकिन कुछ जवाब मिलने के पहले ही अजय एक बार फिर से गायब हो गया। संदीप और अजय बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही रेस्टोरेंट में काम करते थे और किराए के मकान में एक साथ ही रहते थे। संदीप बहुत अच्छा कुक था। उसकी ड्यूटी रेस्टोरेंट के किचन में थी। अजय रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को खाना भी परोसता और होम डिलीवरी भी करने जाता। 15 दिसंबर की बात है। भयंकर ठंड पड़ रही थी। रात के लगभग 9:30 बज गए थे। अत्यधिक ठंड के कारण रेस्टोरेंट जल्द ही बंद हो जाता था। तभी रेस्टोरेंट के मालिक का फोन बजता है। एक ग्राहक फोन पर खाने का ऑर्डर देता है और होम डिलीवरी के लिए बोलता है।
आई एम सॉरी सर, अब तो ऑर्डर लेने का समय खत्म हो गया। लेकिन फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी रेस्टोरेंट के मालिक से बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। आखिरकार रेस्टोरेंट का मालिक तैयार हो गया। मालिक ने अजय को डिलीवरी देने के लिए कहा। रात काफी हो गई थी। अजय का जाने का मन नहीं था, लेकिन डिलीवरी देने जाने वाले को कुछ पैसे अलग से मालिक दिया करता था। उसी लालच में अजय उस ग्राहक का ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी के लिए निकल जाता है। लगभग 15 मिनट बाइक चलाने के बाद वो तय पते पर पहुंचता है। पता तो यही का है, डिम्पी अपार्टमेंट 13वां फ्लोर। हाँ। अजय अपार्टमेंट के गेट के आगे अपनी बाइक लगाता है और खाने का ऑर्डर लेकर अंदर चला जाता है। उसे लगा था कि सोसाइटी के गेट पर कोई गार्ड होगा, लेकिन गेट पर कोई गार्ड नहीं बैठा था, इसलिए वो ऑर्डर लेकर सीधा अंदर चला गया। उस दिन अजय डिम्पी अपार्टमेंट के C888 फ्लैट नंबर में डिलीवरी देने गया तो फिर वापस नहीं लौटा। हालांकि उसकी बाइक अगले दिन सड़क पर लावारिस हालत में मिल गई थी। अजय को गायब हुए पूरे 1 सप्ताह हो गए थे। इस 1 सप्ताह में संदीप ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला और इधर उसके साथ हर रात यही घटना हो रही थी। तो उसे लगा कि पिछले 3 दिनों से मेरे साथ ये अजीब अजीब बातें हो रही हैं। ऐसा लगता है कि अजय के साथ कुछ गलत हुआ है और वो मुझे कुछ बताना चाहता है। संदीप ने मन ही मन निश्चय किया कि वो अपने दोस्त का पता जरूर लगाएगा। वो उसी रात एक बार फिर से डिम्पी अपार्टमेंट गया और वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि देखो भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दोस्त 1 सप्ताह पहले इसी अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर C888 में खाने की डिलीवरी देने आया था, लेकिन वो अब तक वापस नहीं लौटा है। क्या तुम मुझे रजिस्टर देखकर बता सकते हो कि उस दिन मेरा दोस्त यहाँ आया था कि नहीं? अरे क्या फ्लैट नंबर आपने बताया? C888? अरे पागल है क्या आप हैं? वहाँ से कौन खाना मंगवाएगा भाई? वो फ्लैट तो पिछले 4 सालों से खाली पड़ा है। हाँ? खाली पड़ा है? लेकिन क्यों? किसी ने उस फ्लैट में फांसी लगा ली थी। कुछ दिनों बाद उस फ्लैट से अजीब अजीब आवाज लोगों को आने लगी। लोगों को लगा कि वो भूतिया फ्लैट है। तब से वहाँ कोई नहीं आया। वहाँ क्या, उसके अगल बगल के सारे फ्लैट भी खाली हैं। गार्ड की बात को सुनकर संदीप को जोर का झटका लगा। फिर भी वो एक बार फिर से उस फ्लोर पर जाकर कंफर्म कर लेना चाहता था कि वो फ्लैट सच में बंद है या नहीं। उस दिन लिफ्ट खराब थी। संदीप सीढ़ियों से चढ़कर ही जा रहा था। आखिरकार वो 13वीं मंजिल पर पहुंच गया और C888 फ्लैट के आगे खड़ा हो गया। गार्ड ने ठीक ही कहा था, फ्लैट तो बंद है। लेकिन उस फ्लैट के सामने उसे अजीब सी मनहूसियत का एहसास हुआ। वो पलटकर जाने ही वाला था कि उसके मुंह पर किसी ने कपड़ा डाल दिया। फिर उसके गले पर एक इंजेक्शन चुभो दिया। वो तुरंत बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप चिपका हुआ था। उसके सामने 2 लोग खड़े थे। एक को तो वो पहली बार देख रहा था, लेकिन दूसरे शख्स को देखकर संदीप को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद उस शख्स ने उसके मुंह का टेप हटाया। टेप हटाते ही तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा दोस्त कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरा दोस्त? ये वही चौकीदार था जो सोसाइटी की गेट पर उसे मिला था। उसके बाद जो उसने बताया, उसे सुनकर संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैर कांपने लगे। तेरा दोस्त तो चला गया। कहाँ चला गया? जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उसके बाद उस गार्ड के साथ खड़ा आदमी भी हंसने लगा और उसने हंसते हंसते कहा कि वैसे तेरा दोस्त था बहुत ही स्वादिष्ट। अब हम तय करेंगे कि तेरे दोस्त और तुझ में कौन ज्यादा स्वादिष्ट है। और हाँ, हम इंसानों को खाने का काम बहुत सावधानी से करते हैं। किसी को हमारी असलियत पता ही नहीं होती। हाँ। गार्ड और वो आदमी आदमखोर थे। उन्होंने कई लोगों को मारा था और उसे मारकर खा गए थे।
फ्लैट नंबर C888 में भूत की अफवाह भी उन्होंने ही फैलाई थी। हाँ, ये बात सही थी कि उस फ्लैट में किसी ने फांसी लगाई थी और वो और कोई नहीं, उस फ्लैट का मालिक ही था जिसे गार्ड और उसके दोस्त ने मारा था। उसे मारकर वो उस फ्लैट को अपना अड्डा बनाना चाहते थे। पहले गार्ड आदमखोर नहीं था, लेकिन उस आदमी ने उसे इंसानी मांस खाने की आदत लगा दी थी। हम आदमखोर हैं, इंसानी मांस और खून के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए हम हर बार कोई न कोई शिकार फांसते हैं। ये कहकर उस आदमी ने चाकू का एक वार संदीप के पेट पर करना चाहा, लेकिन उसके पहले ही उसके हाथ से चाकू किसी ने छीन लिया और वो चाकू हवा में उड़ने लगा। इस तरह चाकू को हवा में उड़ते देखकर गार्ड और उसका साथी डर गए। अरे ये चाकू हवा में कैसे उड़ने लगा? तभी अचानक वहाँ पर अजय का भूत आ जाता है। वो संदीप के हाथ पांव खोलता है। संदीप अजय को गले लगाना चाहता है, लेकिन वो लगा नहीं पाता। मैं मर गया हूं ना यार, इसलिए तू मुझे गले नहीं लगा पा रहा है। इन दोनों आदमखोरों ने मुझे मार दिया। ये कहकर अजय उन दोनों पर हमला कर देता है, पर संदीप अजय को ऐसा करने से मना करता है। नहीं दोस्त, तू इनके जैसा मत बन, इन्हें छोड़ दे। इनकी गलतियों की सजा इन्हें कानून देगा। संदीप ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उन दोनों आदमखोरों को ले गई। पूरी सोसाइटी और पूरे शहर में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया कि उनके जैसे ही दिखने वाले दो लोग आदमखोर थे और ना जाने कितने सालों से वो निर्दोषों को मार रहे थे। कानून ने उन दोनों को फांसी की सजा दी। संदीप खुश तो था कि उन राक्षसों को सजा मिली, लेकिन अजय को याद कर अब भी उसकी आंखें भर आती हैं। अंकित, नीरज, पूजा और तान्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। पिछले कई महीनों से वो अजानगढ़ जंगल सफारी का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो अपनी कार से अजानगढ़ की ओर निकल पड़े। फाइनली हम जंगल सफारी पर जा रहे हैं। रात के लगभग 9 बज गए थे। वो अपनी कार से पूरी स्पीड में अजानगढ़ जंगल सफारी की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसके एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ में लालटेन था, गाड़ी के आगे आ गया। अंकित ने गाड़ी का ब्रेक लगाया। गाड़ी फुल स्पीड में थी। अंकित के अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी अनबैलेंस्ड हो गई। अबे पागल हो गया क्या है? अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? नीरज की बात का अंकित को जवाब देता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी कार के शीशे को खटखटाने लगा। पूजा ने शीशा नीचे किया। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने रहस्यमयी अंदाज में उनसे कहा, लौट जाओ, इसी समय लौट जाओ, आगे मत जाओ, आगे मौत इंतजार कर रही है तुम्हारा। उस बूढ़े आदमी की बात को सभी ने अनसुना किया और वहां से आगे बढ़ गए। तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर रिसोर्ट दिखाई दिया। रिसोर्ट में अपने लिए एक कमरा बुक किया। अगली सुबह उन्होंने रिसोर्ट के रिसेप्शन पर जाकर पता किया कि क्या उन्हें कोई जंगल सफारी दिखाने के लिए गाइड मिल सकता है। तो रिसोर्ट मैनेजर ने कहा, अरे बिल्कुल मिल सकता है। उसके बाद मैनेजर ने एक गाइड को बुलाया, लेकिन उस गाइड को देखकर सभी चौंक गए। ये गाइड है? इनसे बेहतर गाइड इस पूरे जंगल सफारी में कोई नहीं है। इन्हें इस पूरे जंगल का चप्पा चप्पा पता है। लेकिन कल तो ये हमें यहाँ से वापस जाने को कह रहे थे। उनकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, अब ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं भला क्यों आपको वापस जाने को कहूंगा? इसी से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। आपने कल रात को किसी और को देखा होगा। उन लोगों को भी लगा कि हो सकता है रात में उन्होंने किसी और को देखा होगा। वे सभी उसके साथ सफारी पर निकल पड़े। सारा दिन उन्होंने जंगल सफारी की सैर की। दिन ढल चुका था और अब शाम होने वाली थी। तभी तान्या ने कहा, ओए, मैं तो बहुत थक गई यार, चल अब वापस चलते हैं। बिल्कुल सही। अब एक ही दिन में पूरा घूम घूम कर मजा खराब थोड़ी ना करना है। साहब, ये जंगल बहुत बड़ा है, आप इसे कभी पूरा नहीं घूम पाएंगे। अब हमें वापस रिसोर्ट चलना चाहिए, क्योंकि अब बुरी आत्माओं के निकलने का समय हो गया है।
क्या ताऊ जी, आप बिना मतलब हमें डरा रहे हैं। थोड़ी देर और रुकिए, मैं जरा इस डूबते सूरज की फोटो क्लिक कर लूं। पूजा थोड़ी ऊंचाई पर जाकर पिक्चर क्लिक करने लगी। तभी उसके जोर से चीखने की आवाज आई, अंकित, तान्या, नीरज। उन सभी ने पूजा की आवाज सुनी तो वो भी उस ऊंचे टीले पर चढ़ने लगे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूजा तो वहां है ही नहीं। हालांकि उसका कैमरा उन्हें नीचे पड़ा मिला। वे सभी पूजा को आवाज देने लगे, पूजा, पूजा कहाँ हो तुम? वे सभी बारी बारी से पूजा को आवाज देते रहे, लेकिन पूजा ना जाने कहां गायब हो गई थी। तभी उस बूढ़े बाबा ने कहा कि साहब, पूजा अब कभी वापस नहीं आएगी। वो बुरी आत्माओं का शिकार हो चुकी है। उसकी बात सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बूढ़े बाबा का कॉलर पकड़ लिया। चुप, बिल्कुल चुप। आपकी उम्र का लिहाज करके मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी बोलेंगे? बूढ़े बाबा ने अंकित को कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे घूरते रहे। नीरज ने अंकित से अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए कहा। तभी तान्या के चीखने की आवाज सभी को आई। वे सभी तान्या के पास पहुंचे तो उसने देखा कि ये पूजा की लाश थी, जिसे बुरी तरह नोचा गया था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि पूजा पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। अब उन तीनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वे बूढ़े बाबा के कहने पर रिजॉर्ट की ओर वापस लौटने लगे। रात काफी हो चुकी थी। वो खामोशी से आगे बढ़े जा रहे थे। तभी तान्या फिर से चीखी, अंकित, अंकित, नीरज कहाँ गया? वो तो हमारे साथ ही आ रहा था। तान्या की बात सुनकर अंकित नीरज को खोजने फिर से पीछे जाने लगा तो उस बूढ़े बाबा ने उसे रोका। पीछे मत जाओ साहब, पीछे मत जाओ। इन आत्माओं को पीछे जाना पसंद नहीं। चुपचाप सीधे चलते रहो। नीरज आपको आगे ही मिलेगा। वो दोनों इतना डर गए थे कि बूढ़े बाबा ने उन्हें जो कहा वो उनकी बात सुनते रहे। अभी वो मुश्किल से 50 कदम भी आगे नहीं गए थे कि उन्हें एक पेड़ पर नीरज लटका हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर किसी के नाखूनों के निशान थे। यही नहीं, उसका आधा शरीर भी किसी ने खाया हुआ था। नीरज, मेरे दोस्त, तुम्हारी यह हालत किसने की? अंकित भी शॉक्ड होकर नीरज के अधखाए शरीर को देख रहा था। तभी तान्या ने रोते हुए उससे कहा, अंकित, अंकित, हम लोगों को अभी तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जंगल सफारी सच में भूतिया है। वो ये कह ही रही थी कि वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। मैंने तुम लोगों को मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कोई नहीं बचेगा। वो बुरी आत्माएं तुम सबको मार देंगी। अंकित को बूढ़े आदमी की बात सुनकर एक बार फिर से गुस्सा आ गया। वो उसका गला दबाने लगा। तान्या, ये बूढ़ा ही सभी बातों की जड़ है। लगता है यही मार रहा है हमारे दोस्तों को। मैं इसे जान से मार दूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे साहब? मैं तो कई साल पहले मर गया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मर चुके हैं? हाँ। तब बूढ़े ने उन्हें बताना शुरू किया। आज से कई साल पहले कुछ लोग जंगल घूमने आए थे, लेकिन वो बड़े जानवरों का शिकार करने आए थे। मुझे ये बात पता चल गई। मैं और मेरे कबीले वाले जो इस जंगल में रहते थे, उन्होंने उन्हें शिकार करने के लिए मना किया, क्योंकि हम जंगली जानवरों को अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मैं कबीले का सरदार था। मैंने भी उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे गोली मार दी और रात को कबीले में आग लगा दी। हम सभी उसमें झुलस कर मर गए। तभी से इस जंगल पर हमारा कब्जा है। यही नहीं, आप लोग जिस रिजॉर्ट में रुके हैं, वो सभी मरे हुए लोग हैं।
अंकित और तान्या उसकी बात सुन ही रहे थे कि तभी अंकित को ऐसा लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखे हैं और कोई ताकत उसे झाड़ियों में खींचती हुई ले जा रही है। तान्या, तान्या मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन कुछ देर बाद अंकित भी गायब हो गया और उसकी आवाज भी आनी बंद हो गई। ये सब देख तान्या के हाथ पैर कांपने लगे थे। तान्या वहां से भागने लगी। पूरी रात वो भागती रही। भागते भागते सुबह हो गई। सुबह उसने अपने आप को रिसोर्ट के बाहर पाया। उसने देखा कि उसकी ही उम्र के कुछ लड़के और लड़कियां रिसोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर उनसे कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं, यहाँ उनकी जान को खतरा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद उसकी नजर सामने के पेड़ पर जाती है, जहाँ उसका मृत शरीर लटका हुआ था। वो उसे घूरने लगती है। अरे मैं भी मर गई। इस सफारी में कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। लोकेश की पोस्टिंग गढ़वाल जिले में हुई। वो अपनी पत्नी मेघा और बेटी पिंकी के साथ गढ़वाल पहुंचा। अरे वाह, घर तो बहुत बड़ा है। लगता है तुम्हारी कंपनी वाले तुम पे कुछ ज्यादा ही खुश हैं। होंगे ही, मैं इतना मेहनती जो हूँ। तुमसे तो उठकर टीवी का रिमोट तक नहीं लिया जाता और अपने आप को मेहनती बोलते हो। आलसी हो तुम, आलसी। अब जैसा भी हूँ तुम्हारा पति हूँ। तभी उनकी बेटी पिंकी की नींद खुली। पापा, क्या हम पहुंच गए? हाँ गुड़िया, ये देखो हमारा नया घर। वाओ, ये घर है या महल? देखो बाहर गार्डन भी है। मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ इस घर में। हाँ, सब कुछ करना, पर पहले मेरी मदद करो। कुछ खाने के लिए बनाते हैं। ठीक है मम्मी, चलो। तीनों ने पूरा घर घूम लिया और फिर वो लोग किचन पहुंचे। ये किचन तो इतना बड़ा है कि यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं माँ। हाँ, बड़ा तो है, घर भी बहुत बड़ा है। यहाँ सफाई करते करते तो मेरी कमर टूट जाएगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? हम एक नौकरानी रख लेंगे, ठीक है? ये आइडिया अच्छा है। तभी दरवाजे पर बेल बजी और मेघा दरवाजा खोलने गई। वहां एक औरत खड़ी थी। मैडम, मेरा नाम कमला है। मैं यहीं पास रहती हूँ। आप लोग नए आए हैं, आपको नौकरानी की जरूरत पड़ेगी ही। तुम्हें कैसे पता चला कि हमें नौकरानी की जरूरत है? हमने अब तक तो किसी को बोला भी नहीं। वो मैडम, मैंने आपकी गाड़ी आते हुए देख ली थी तो सोचा काम मांग लूं। अच्छा किया, आज से ही काम शुरू कर दो। पूरे घर की सफाई करनी है और सबसे पहले किचन की। जी मैडम। कमला सीधे किचन की दिशा में चलने लगी। तुम्हें कैसे पता कि किचन उस दिशा में है? वो मैडम, जो साहब यहाँ पहले काम करते थे, उनके पास भी मैं ही काम करती थी ना, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। अच्छा है, जाओ किचन की सफाई करो। मेघा को लोकेश और पिंकी के साथ बातें करते हुए कुछ ही देर हुई थी। चलो अब तुम बाप बेटी बातें करो, मैं किचन देख के आती हूँ। मेघा जैसे ही किचन में घुसी वो चौंक गई। अरे, ये सब इतनी जल्दी कैसे कर दिया तुमने? मैडम, मेरी स्पीड है, सालों से यही काम कर रही हो ना। ठीक है ठीक है। मेघा को अजीब तो लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, हम सब के लिए कुछ चाय और नाश्ता बना दो। ठीक है मैडम। मेघा अपनी बेटी पिंकी के रूम में गई और उसकी हेल्प करने लगी। लगभग 10 मिनट ही हुए थे कि कमला वहां ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आई। अरे वाह कमला, तुम तो सच में बहुत फास्ट हो। इतनी जल्दी तुमने नाश्ता कैसे बना लिया? वो क्योंकि कमला आंटी सुपर ह्यूमन है, उनके 10 हाथ हैं। उन्हीं से सब करती हैं। अरे तू भी ना पिंकी, कुछ भी बोलती रहती है। कमला, ये सब तुम हॉल में ले जाओ, हम वहीं आते हैं।
और बस इस दिन से कमला मेघा के घर में काम करने लगी। मेघा कमला को जितने भी काम देती वो तुरंत कर लेती। कमला, आज हमको घर की छत साफ करनी है। ठीक है मैडम, लेकिन पहले मैं बेबी को नाश्ता दे देती हूँ। कमला ने पिंकी को नाश्ता दिया और वो फिर छत पर गई और लगभग 10 मिनट बाद वापस आई। मैडम, छत साफ हो गई। क्या? मेघा छत देखने ऊपर गई और कमला पिंकी के साथ खेलने उसके कमरे में चली गई। कमला को मेघा की बेटी पिंकी से लगाव हो गया था। वो अक्सर पिंकी को देखा करती, उसके साथ खेला करती थी। मेघा को कमला की ये फास्ट स्पीड खटकने लगी थी। उसने सोचा वो पता लगाएगी कि कमला ये सब कैसे करती है, इसलिए उसने कमला के लिए बहुत सारा काम निकाला। कमला, आज ये सब बर्तन और कपड़े धो दो। और मेघा किचन की खिड़की के बाहर छुपकर देखने लगी। उसने देखा कि कमला के बिना हाथ लगाए सारे काम अपने आप हो रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मेघा ने फिर से देखा तो सारे काम अपने आप हो रहे थे और उसके देखते ही देखते कमला ने अपनी मुंडी गोल घुमा दी। मेघा डर गई। वो अपनी बेटी के पास भाग कर गई। पिंकी, आज से तू कमला से दूर रहना। वो औरत ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी कमला पिंकी के लिए जूस लेकर आई। ये लो बेबी, तुम्हारा फेवरेट जूस। मेघा ने कमला के हाथ से वो जूस ले लिया। वो पी लेगी, तुम जाओ यहां से। ठीक है मैडम। कमला के जाने के बाद इस औरत से दूर रहना, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। रात को जब मेघा सो रही थी तो अचानक उसके कमरे में कमला आई। वो चारों ओर घूमने लगी। कमला ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। मेघा चीख कर उठी। क्या हुआ? क्या हुआ मेघा? वो कमला औरत नहीं, चुड़ैल है। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार देगी, पिंकी को भी मार देगी। लोकेश ने मेघा को शांत करने की कोशिश की। अगले दिन मेघा घर के गार्डन में बैठी थी कि तभी उसकी पड़ोसन वहां आई। हाय, कैसी हैं आप? सब अच्छे से सेटल हो गया? हाँ, सब ठीक ठाक हो गया। आपको किसी नौकरानी की जरूरत हो तो बताना। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि कमला को बदल दूं। क्या नाम बोला आपने? कमला? क्या? उसे तो मरे हुए 10 साल हो गए। 10 साल पहले वो इसी घर में काम करती थी। वो बांझ थी। इस घर में छोटी सी बच्ची थी, ऋतु। कमला उस बच्ची को किडनैप करके भाग रही थी। पुलिस की मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। क्या? और तब से कमला की आत्मा इसी घर में रहती है। मतलब वो मेरी बेटी के पीछे है। मेघा दौड़ के पिंकी के पास गई और उसने पिंकी को गाड़ी में बैठा दिया। और फिर मेघा ने लोकेश को फोन लगाया। हम तुम्हारे ऑफिस आ रहे हैं अभी, मुझे ऑफिस के बाहर मिलो। वहां पहुंचकर मेघा ने लोकेश को सारी सच्चाई बता दी। मतलब अब हमें उस घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? हाँ, तुम कहीं और रहने का इंतजाम करो। उस दिन के बाद वो लोग उस घर में वापस नहीं लौटे और कमला उन लोगों का इंतजार करती रही।